हेलो एवरीवन। अगस्त माह की मासिक परीक्षा का पेपर सॉल्यूशन लेकर के मैं आप लोगों के बीच में हूं और आज मैं करने जा रहा हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्यूशन। तो सारे स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखें कि आपने अपनी परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर किस तरह से दिए हैं और उनके जो उत्तर हैं उनका क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं बात करता हूं आपकी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर और फिर तैयार कराता हूं आपको आपकी परीक्षाओं के लिए। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पेपर का सॉल्यूशन। और पहला क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं और आप जानते हैं कि दोनों त्रिभुजों में जो कोण है प्रत्येक कोण 60 अंश का है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लेकिन ये समवांग सम तभी होंगे जब इनकी भुजाएं भी बराबर हों। तो यहाँ पर हम हर कंडीशन में सर्वांग सम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुजों को हम हर कंडीशन में समरूप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 भी सेम इसी प्रकार का है कि सभी वृत्त होते हैं। तो इसका जवाब भी होगा समरूप, क्योंकि दो वृत्त सर्वांग सम तभी होंगे जब उनकी त्रिज्याएं समान होंगी, अदरवाइज वो समरूप होंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो स्टूडेंट्स, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय आपने पढ़ी है और वहां पर आप पढ़ते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से विकल्प डी सही विकल्प हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनके वर्गों के बराबर होगा, यानी 16:21 होगा और सही जवाब होगा विकल्प डी। प्रश्न नंबर 5 है, बिंदु 5, 4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक आयतन बनाया हुआ है और बिंदु 5, 4 जो कि प्रथम चतुर्थांश में होगा, एक्स अक्ष पर 5 से होती हुई रेखा खींची, वाई अक्ष पर 4 से होती हुई एक रेखा खींची और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वो है बिंदु डी 5, 4। और अगर आप देखें तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी है 4। तो यहाँ पर आप एक नोट करेंगे कि कोई भी बिंदु अगर उसी निर्देशांक दिए गए हैं तो उसका जो एक्स निर्देशांक होगा वो वाई अक्ष से दूरी दिखाएगा और जो उसका वाई निर्देशांक है वो एक्स अक्ष से दूरी दिखा रहा है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी है 4 और विकल्प है सी। प्रश्न नंबर 6 है, दो त्रिभुज दे रखे हैं एबीसी और डीएफ और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल दे रखे हैं 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज की भुजा हमको निकालनी है। तो फिर से समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी ली है और त्रिभुज डीएफ की भुजा ईएफ ली है और त्रिभुजों का क्षेत्रफल है 64 और 121। बीसी हमें निकालना है और ईएफ दे रखा 15.4, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर रूट निकालने पर यहाँ हो जाएगा 8 और 121 का वर्गमूल 11 और यहाँ से वर्ग हट जाएगा तो ये जाएगा BC अपॉन 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू 15.4 इंटू 8 अपॉन 11 हो जाएगा और 11 से 15.4 कट जाता है 1.4 बार, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 1.4 इंटू 8 और इस प्रकार से हम लिखते हैं BC इक्वल टू 11.2 और यह ऑप्शन सी सही जवाब। प्रश्न नंबर 7 स्टूडेंट्स, एक फिगर दे रखा है और इसमें आपको EC का मान पूछेगा, यानी ABC एक त्रिभुज है और एक रेखा है DE जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर काट रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थेल्स प्रमेय लागू होगी, लेकिन थेल्स प्रमेय के लिए एक टर्म और होनी चाहिए थी यहाँ पर कि DE पैरेलल है BC की, जो प्रश्न में नहीं दी गई है। तो हमें मान लेते हैं कि DE पैरेलल है BC के। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC और आप यहाँ देख रहे हैं AD है 1.5 सेंटीमीटर और DC है उसका ठीक दुगुना 3 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार यहाँ AE है 1 सेंटीमीटर तो EC इसका ठीक दुगुना हो जाएगी यानी 2 सेंटीमीटर और हमारा जवाब हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको न्यूमेरिकली करें स्टूडेंट्स, तो सपोज EC इक्वल टू है x और आप लिखेंगे DE पैरेलल है BC के,
तो AD/DB बराबर AE/EC। AD की जगह 1.5, DB की जगह 3, A की जगह 1 और EC की जगह x लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, संलग्न आकृति में कोण DCO का मान कितना होगा। एक आकृति दे रखी है, इसमें हमें कोण DCO यानी इस कोण का मान निकालना है, कोण C का मान हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज DCO में एक कोण दे रखा 70 अंश, तो बाकी जो दो कोण हैं यानी O और C, इन दोनों का योग हुआ 110 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 125 अंश का कोण बन रहा है ये, तो जो दूसरा कोण बनेगा यानी त्रिभुज का जो O कोण बनेगा वो बनेगा 180 में से 125 घटाएंगे तो आएगा 55। और चूंकि इसका O का और C का योग 110 था, उसमें से O 55 लिख दिया तो C भी 55 होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं सही आंसर 55 डिग्री। इस प्रश्न को इस तरह से भी कर सकते थे आप, बहिष्कोण प्रमेय से, क्योंकि जो ये 125 अंश है ये बहिष्कोण है त्रिभुज का, तो और आपको निकालना है कोण C यानी x निकालना है, तो बहिष्कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा 125 बराबर हो जाएगा 70 और x का योग, यानी हम लिख सकते हैं x + 70 = 125 डिग्री और x इक्वल हो जाएगा 125 - 70 डिग्री और x इक्वल हो जाएगा 55 डिग्री। तो इस तरह से भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, उस बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके लिए हम एक रेखाखंड लेते हैं, इस पर एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा पर एक और पॉइंट है PXY, और इस पॉइंट P ने इस रेखा को m = 2 और n = 3 2:3 में विभाजित कर रखा है, और हमें जो विभाजन बिंदु है P उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, x इक्वल होता है mx2 + nx1/m + n, और इसी प्रकार से y के लिए भी यहाँ पर m अनुपात है 2 और n है 3, और x1 x2 है, x1 है -1, y1 है 7, x2 है 4 और y2 है -3। तो इन वैल्यूज को रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 4 यानी m × x2 और प्लस n × x1 यानी 3 × -1, और 2 + 3 हो जाएगा m + n की जगह। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 8 - 3/5 और x इक्वल टू 5/5 और फाइनली x इक्वल टू 1। तो सही जवाब हो जाएगा x इक्वल टू 1। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, k का मान क्या होगा यदि बिंदु 2 ऋण 3 4 k और 6 ऋण 3 संरेखी हैं, यानी तीन बिंदु अगर एक ही रेखा में है तो जो अननोन कोऑर्डिनेट है उसको हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न में आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेखा एक ही रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं, उनमें से पहला बिंदु के जो y कोऑर्डिनेट है वो है ऋण 3 और दूसरे जो बिंदु है उसका भी y कोऑर्डिनेट ऋण 3 है। तो इसका मतलब जो रेखा है वो y अक्ष पर ऋण 3 से होकर के जा रही है। तो इस रेखा पर कितने भी आप बिंदु ले लें, सारे बिंदुओं का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ऋण 3 होगा। तो जो 4k है तो वहां पर k की जगह हो जाएगा ऋण 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कार्तीय तल पर देखें, देखिए पहला बिंदु है 2 ऋण 3, तो आपने एक रेखा खींची जो x अक्ष पर 2 से होकर जा रही है और y अक्ष पर ये ऋण 3 से होकर जाएगी। दूसरी रेखा है 6 ऋण 3 को लेते हैं, x अक्ष 6 से होकर जा रही है और y अक्ष पर ऋण 3 से होकर जा रही है। तो इसका मतलब जो ये बिंदु है और ये वाला बिंदु है दोनों एक ही रेखा पर हैं, और जो तीसरा बिंदु है वो भी इसी रेखा पर कहीं होगा, क्योंकि तीसरा बिंदु संरेख है। तो इसका मतलब वो ऋण 3 पर ही होगा, उसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो जाए y कोऑर्डिनेट उसका ऋण 3 ही होगा। देखिए अगर आप x कोऑर्डिनेट 4 लेते हैं तो इस तरह से ये हो जाएगा, y यहाँ पर बिंदु मिल रहा है और ये y अक्ष को कहाँ पर मिल रहा है, और ये बिंदु y अक्ष को फिर से कहाँ पर मिल रहा है, ऋण 3 पर। अगर आप ऋण 2 से भी कोई लाइन खींचते हैं
तो वो भी y को ऋण 3 पर मिलेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वाला बिंदु है 4 और -3, और 4 और k आपको दिया गया था, तो यहाँ से आप देखिए k की वैल्यू -3। स्टूडेंट्स, इस सवाल को करने का एक और तरीका है, और उसमें हमें देखते हैं कि सपोज ये बिंदु संरेखी नहीं है, तो अगर 3 बिंदु संरेखी नहीं है तो उनसे एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, और अगर त्रिभुज बन रहा है तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, और अगर त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आएगा 0। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा x1 y1 जो है 2 ऋण 3, x2 y2 जो है 4 और k, x3 y3 जो है 6 और ऋण 3, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। सारे मान रखेंगे, क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि बिंदु संरेखी है, और इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2k + 6 पहले वाले से, दूसरा वाला 0 हो जाएगा क्योंकि -3 + 3 0 होता है। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, और 6 को -k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6k। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2k और -6k यानी -4k, और 6 - 18 यानी -12 = 0, या 4k = -12, और फाइनली k = -3। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ रहा है -3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये 10 के 10 प्रश्न सॉल्व हो गए हैं, और आशा है आपने अपनी परीक्षा में ऐसा ही किया होगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।